स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पूरी किताब से लिए गए हैं और जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। और देख पा रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे प्रश्न हमने लिया है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से भी। तो इन्हीं 20 प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और यह वीडियो बोर्ड एग्जाम स्पेशल के लिए है और यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो सही उत्तर हमारा होगा आभासी। अगर जब भी आभासी की बात आए तो आभासी इमेज हमेशा कौन बनाता है? आपका अवतल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? अवतल लेंस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। दो चीजें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और जो आपके उत्तल लेंस होते हैं, क्या होते हैं आपके? उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, इस समतल लेंस नहीं होता। अगर समतल दर्पण की बात कर लें, थोड़ा सा किसकी बात कर लें? समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जिस विषय का आपको चाहिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी एक गोलाकार दर्पण है जिसके, मान लेते कोई भी दर्पण है, उत्तल चाहे अवतल, हमने बना लिया, एक दर्पण हमने बना लिया। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका वक्रता केंद्र C है और पोल यहाँ पे P है। और कह रहा है इसके बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना इसका है? 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? फोकस की दूरी क्या होगी? यानी आपने पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या r, और r का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और आपको f का मान निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा f बराबर क्या होता है? r/2। यानी फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी 20/2 हम करेंगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता +2D माने +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर देखो यहाँ पे दिया है, तो कैसे इसको करेंगे देख लेते हैं। क्योंकि हमको पता है कि पावर बराबर होता है 1/f। लेकिन f कब ये होता है 1/f? जब ये मीटर में हो। क्या हो? मीटर में हो। लेकिन एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 100/f। 100/f, f क्या होता है इसमें? सेंटीमीटर में होता है। किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में बताना है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा P बराबर 100/f। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? फोकस दूरी। क्या बताना है? फोकस दूरी। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 100/p। क्या हो जाएगा? 100/p हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब मान रख देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे 100 और p का मान कितना है? 2। 100 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन, एक +50 एक -50 है, लेकिन क्षमता +2 है। क्षमता किस में है? प्लस में है। तो देखो, तो इसलिए आपका फोकस दूरी भी किस में आएगी? प्लस में आ जाएगी। यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए डायोप्टर अगर +d है और -d है, ठीक है,
तो प्लस डी होने के कारण फोकस भी क्या रहेगा प्यारे बच्चों, प्लस में रहेगा, और माइनस डी होने के कारण फोकस भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्यूज तार को घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, जो हमारा फ्यूज तार होता है, क्या होता है हमारा फ्यूज तार होता है, एक घर में किस में लगा होता है, किस क्रम में, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगा रहता है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में लगा रहता है। और किस प्रभाव पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। किस प्रभाव पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, तो किस तार के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो एक है भू संयुक्त तार, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग, यानी ये आपका होता है अर्थिंग करंट। एक उदासीन तार होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। एक आपका होता है जीवित तार। ठीक है, कलर जान लीजिए। जो भू संयुक्त तार होता है इसको हम जोड़ते हैं हरे कलर से। किससे जोड़ते हैं इसको हम, हरे कलर से जोड़ते हैं। और जो उदासीन तार होता है इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। और जो जीवित तार हो इसका कलर देते हैं लाल। ठीक है, क्या देते हैं, लाल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूज तार को घरेलू परिपथ के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो जीवित तार होता है, जो फेस तार होता है, उसी को क्या करते हैं, उसी तार से जोड़ा जाता है। किसको, फ्यूज तार को जीवित तार से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो कौन सा संबंध सही होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है P बराबर W/T। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो मात्रक की बात कर रहा है, तो आपके जो शक्ति का मात्रक हो जाएगा ये हो जाता है वाट। क्या हो जाता है आपका, वाट हो जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल। और टी मतलब समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड। ठीक है, अगर देखो यहाँ से, देखो सारी चीजें जो हैं आपके गुणनफल के रूप में है। तो अगर हम जूल का मान निकालेंगे तो जूल का मान क्या हो जाएगा, जूल बराबर हमारा हो जाएगा वाट गुणे सेकंड। क्या हो जाएगा, वाट गुणे सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपको शक्ति को दिखाना है x1 से। किसे दिखाना है, शक्ति माने वाट को दिखाना है आपको x1 से, यानी ये आपका x1 है। और कार्य को दिखाना है आपको x2 से, तो जूल को किसका कितना हो गया आपका x2 हो गया। और सेकंड को दिखाना है x3 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जूल आपका x2 है तो जूल हो गया x2 बराबर वाट कितना हो जाएगा x1, और गुणे सेकंड कितना हो जाएगा x3। तो हमारा आ जाएगा x2 बराबर x1 गुणे x3। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में x1 x3 बराबर x2। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगला है कि एक चालक में 10 एम्पियर, प्यारे बच्चों कितने एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसके संगत 2 सेकंड में, क्या प्यारे बच्चों, 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताओ। आवेश की मात्रा बताओ, देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए 10 एम्पियर धारा है, यानी हमको दिया क्वेश्चन में I बराबर 10 एम्पियर। क्या दे रखा है, 10 एम्पियर। और कितने समय तक जा रहा है, 2 सेकंड तक जा रहा है। तो हमारा हो जाएगा T बराबर 2 सेकंड तक। ठीक है, और आवेश की मात्रा हमसे पूछ रहा है, यानी हमसे Q का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जब हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I का मान कितना है प्यारे बच्चों, 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे। T का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, तो 2 रख देंगे। और 10 दूना कितना हमारा हो जाएगा 20। और आवेश का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 20 कूलाम। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, कितना, 20 कूलाम। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 कूलाम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका सूत्र होता है, आपके
पीओपी का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। पीएच मान 8.5 वाला विलयन कैसा है, 8.5 वाला विलयन कैसा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, जब हमने थ्योरी पढ़ाई होगी तो थ्योरी में हमने आपको बताया था कि देखिए पीएच जो स्केल होता है, पीएच क्या होता है, 1 से 3 तरीके से इसको देखा जाता है। एक होता है, पहला होता है, एक मान लेते हैं 7 होता है, एक 7 से ज़्यादा 14 तक होता है, और एक 7 से कम कहाँ तक होता है, 0 1 तक मान लेते हैं होता है, ठीक है ना, यहाँ तक होता है। तो देखिए 7 वाला जो होता है प्यारे बच्चों, 7 वाला जो होता है ये आपका होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। ना तो वो अम्ल रहेगा ना तो क्षार रहेगा। और जैसे ही आप 7 से 14 की ओर जाओगे तो विलयन आपके होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जब आप 7 से पीछे की ओर आते हो तो ये क्या हो जाता है आपका, अम्लीय। क्या हो जाता है, अम्लीय। तो प्रश्न में था कि पीएच का मान 8.5 वाला विलयन कैसा होगा, तो 8.5 वाला 7 से बड़ा, इसलिए कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय होगा, ठीक है। अगर 7 से कम होगा तो क्या रहेगा आपका, अम्लीय रहेगा। और अगर 7 ही रहेगा, पीएच का मान 7 रहेगा, तो कैसा विलयन हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि CH3 बांड CH बांड CH3 बांड CHO का IUPAC नाम बताओ। ये प्रश्न जरूर आएगा इस तरह के प्रश्न। तो देखते हैं, CH3 बांड CH बांड CHO बांड CH3, ठीक है ना। तो नियम क्या होता है पीएचसी करने का, पहला ये होता है कि जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह से ही आप लोग कार्बन की नंबरिंग करते हो। तो यहाँ पे CHO है, CHO क्या है, यहाँ पे पहला है, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है, CHO है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब 2 पे क्या लगा है हमारा, मेथिल लगा है, तो लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल लिख देंगे। और कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए लिख देंगे प्रो, ठीक है, प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या जोड़ेंगे, नॉल जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेनॉल। क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2 मिथिल प्रोपेनॉल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मिथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 मिथिल प्रोपेनॉल, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्या है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व क्या है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा होता है, अधातु होता है, धातु होता है, उपधातु होता है, या निष्क्रिय गैस होती है। देखिए अगर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि सोचिएगा 2,7 लिख सकते हैं, या 2,8,7 लिख सकते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में हम पाएंगे कि यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 2 8 7 कितने आपके हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 17। तो आपको पता है कि 17 एलिमेंट किसका होता है, क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन क्या होती है आपकी, अधातु होती है। क्या होती है, अधातु होती है। तो जिन बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होता है वो क्या होती है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वो आपकी होती हैं अधातु। क्या होती हैं आपकी, अधातु होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कैसी होती हैं आपकी, अधातु होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए कैल्शियम पे आपके होते हैं 2+ और नाइट्रेट का NO3 कितना होता है, 1- होता है। तो इसी का हमको क्या बताना है, सूत्र। तो इसका यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ पे आएगा चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, कैल्शियम लिख देंगे। और इसका चार्ज जो है, इसका मतलब नाइट्रेट का पूरा क्या रहेगा, होल नीचे कर देंगे होल 2, ठीक है। तो यानी CaNO3 का ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर होगा आपका CaNO3 का ट्वाइस, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। कैल्शियम नाइट्रेट का एक सूत्र आपका हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया ऑप्शन बी, CaNO3 का ट्वाइस, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो पहले जानते हो संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। देखिए संतृप्त का मतलब ये होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो जाएं, वो आपकी होती है संतृप्त। और अगर असंतृप्त की हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, असंतृप्त की बात कर लें, तो उसमें कम से कम कार्बन की क्या रहेगी, एक संयोजक, एक ऐसा रहेगा जो डबल बॉन्ड रहेगा,
या एक ऐसा रहेगा जिसमें क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले बनाते हैं C2H2 की। तो C2H2 की बनाएंगे जब संरचना, तो C बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती थी, इसकी 2 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, ये पहला ही वाला आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। पहला ही वाला क्या हो गया आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है आपको, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप सबका बना के देख लोगे तो आपको किसी में भी आपको मिलेगा नहीं। जैसे अगर हम बात करें CH4 की, अगर बनाने की बात करें, अगर हम CH4 को अगर बना ले हम, तो देखते हैं CH4 को जब बनाएंगे, तो CH4 को जब बनाएंगे, इसको बना रहे हैं अगर, तो कार्बन है 4 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, ये आपका हो गया मीथेन। इसको बनाएंगे, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन कार्बन जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन 6 है तो 3 इसको देंगे, 1 2 और 3, और इसको भी देंगे 1 2 और 3। तो देख पा रहे हो सब में सिंगल बॉन्ड है। वैसे इसको बनाएंगे आप लोग, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन पहले जोड़ देंगे, हाइड्रोजन 4 4 होते हैं, 3 यहाँ पे लिख जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दोगे आप लोग, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सी सॉरी सी नहीं रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। ठीक है, तो देखो 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कार्बन। ठीक है, तो सब में देखो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसी वाले में जो था पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड भी रहेगा तब भी वो असंतृप्त की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नापा जाता है, रक्तचाप किससे नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सिर्फ मैग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप और माइक्रोमीटर। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिर्फ गैमेनोमीटर। ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, रक्तचाप नापा जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन। तो इसमें से जो पादप हार्मोन है, जो माने पादपों में पाया जाता है, तो आपका कौन सही होगा, ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये आपका क्या है, पादप हार्मोन से, क्या आपका पादप हार्मोन से है। ठीक है, इसके अलावा है एक लिंगी पुष्प कौन सा है, आपका गुड़हल है, पपीता है, सरसों है और गुलाब है। तो सही उत्तर क्या होगा, एक लिंगी पुष्प क्या होता है आपका, पपीता। पपीता क्या है आपका, है एक लिंगी, क्या है, पुष्प है, क्या है आपका, एक लिंगी पुष्प है। कौन सा है आपका, पपीता, यानी ऑप्शन कौन सही आपका होगा, बी सही हो जाएगा। अगला है पुनर्जनन का उदाहरण क्या है, पुनर्जनन, हाइड्रा, बायोफिलम, अमीबा और क्या आपका है, प्लेनरिया। प्लेनरिया तो क्या है आपका, प्लेनरिया जो है, प्लेनरिया यही है क्या आपका पुनर्जनन का उदाहरण है। ठीक है, प्लेनरिया। ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेनरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ओजोन का फार्मूला याद रखिए, क्या होता है आपका, O3 होता है, यह होता है आपका ओजोन का फार्मूला। तो इसका क्षरण मान, इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यही क्या करती है प्यारे बच्चों, नुकसान पहुंचाती है हमारे ओजोन परत को। किसको पहुंचाती है, ओजोन परत को। जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है, गमले, जल जीवशाला, खेत और वन। तो सही उत्तर हमारा क्या है, वन। वन जो होता है प्राकृतिक परितंत्र है, क्या है, कौन सा है, प्राकृतिक परितंत्र है हमारा, कौन सा है, वन है। ठीक है, अगला है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं आहार श्रृंखला में, चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो कौन होते हैं इसमें उत्पादक, आपके होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो होते हैं, ये आपके होते हैं उत्पादक। क्या आपके होते हैं, उत्पादक। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।